हेलो learners, आज हम करने वाले हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से डील करता है। आई हैव पर्सनली विजिटेड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में किस तरीके से काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सेक्शन नंबर 4 है द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और ये क्या कहता है हम वन बाय वन क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लोज इज सेइंग कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा सीआरपीसी का प्रोसीजर बताता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए, उनके पास अपनी पावर्स होने चाहिए और अपने फंक्शंस को ताकि वो डिस्चार्ज कर सके। किससे डील करते हैं वो? चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। इतनी सी बात हमें समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कि जो हमारा क्लॉज 2 है वो बता रहा है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, या फर्स्ट क्लास जो है मैजिस्ट्रेट है, वो जो है वो इसके क्या होंगे? एज अ प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बोला जाएगा। उन्हें एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 2 सोशल वर्कर्स इसमें साथ में होने चाहिए ताकि वो क्या है काम कर सके, और 1 एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए, है ना, जो क्या है फॉर्म फॉर्म करे, एक बेंच फॉर्म करे, और ये बेंच जो है वो क्या है? सीआरपीसी के थ्रू जो भी पावर्स इसमें होंगी वो होंगी। एंड देन जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है और या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, तो वो इसका क्या है ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लोज नंबर 3 हमें बताता है कि नो सोशल वर्कर, कोई भी ऐसा सोशल वर्कर नहीं है अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस कि वो पर्सन जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटीज जो भी क्या है चिल्ड्रन से रिलेटेड है, और एटलीस्ट 7 years, या फिर वो प्रोफेशनल डिग्री क्या है होल्ड करता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्रिस्ट है, सोशलिज्म और या लॉ। करेक्ट। इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि कैसे पर्सन इन एलिजिबल होंगे, इस बोर्ड के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर बन नहीं सकेंगे। तो क्या होगा? अगर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स उस पर्सन के बिहाफ में है कि उसने क्या है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है या फिर चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया है, तब उस मेंबर को हम बोर्ड में ऑन बोर्ड नहीं आने देंगे। देन अगर कोई मोरल ट्यूट किया है किसी ने, है ना, कन्विक्शन जो है वो अभी भी क्या है रिवर्स नहीं किया गया है, या फुल पार्डन उस पर्सन को नहीं मिली है ऐसे किसी ऑफेंस में, तो उसे भी ऑनबोर्ड हम नहीं आने दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे बच्चे की, चाइल्ड की केयर एंड प्रोटेक्शन को सबसे पहले लाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज उसे ही किया जाता है। नाउ सब क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि रिमूव या डिसमिस अगर किया गया है किसी पर्सन को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से, और अंडरटेकिंग अगर ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के द्वारा, है ना, तब भी क्या है उसे नहीं हम एंटर करने देंगे इस बोर्ड में। अब चाइल्ड अब्यूज किसी ने है, लेबर चाइल्ड लेबर के अंडर कोई आता है, वायलेशन किया है ह्यूमन राइट्स एंड इमोरल अगर एक्ट किया है किस पर्सन को, तो ऑब्वियस है हम नहीं आने दे सकते उस पर्सन को बोर्ड। नाउ देयर आर सम मोर क्लॉजेस। तो फिफ्थ क्लॉज हमें बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है ये इंश्योर करते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो सके और सभी मेंबर्स की एसोसिएशन अच्छे से हो सके, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, राइट। यहाँ पे बोर्ड की केयर, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन और लीगल प्रोविंसेस और जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इस सब चीजों के लिए। नाउ ये जो चीज है, ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है 60 डेज में हो जानी चाहिए, 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्लोज हमें 6 बताता है कि क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी, किस तरीके से रिजाइन किया जा सकता है, है ना, तो वो सब चीजें हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर को क्या है टर्मिनेट किस तरीके से किया जा सकता है, बंद कैसे, खत्म कैसे किया जा सकता है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के, तो वो देखना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन मिसयूज ऑफ पावर का गिल्टी माना जाता है कि उसने पावर का मिसयूज किया है, राइट, तो वो उसको टर्मिनेट कर देंगे। अगर कोई पर्सन क्या है प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है बोर्ड की, और कॉन्सिक्यूटिवली लगातार कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक नहीं आया और वैलिड रीजन नहीं कोई दे रहा है, देन ये क्या होगा उसका टर्मिनेट करना पड़ेगा। देन इसके साथ साथ अगर कोई 3/4 सिटिंग्स इन ईयर है,
वो अटेंड ही नहीं कर रहा है तो उसे भी टर्मिनेट करने दिया जाएगा, क्योंकि उस मेंबर को लाया क्यों गया ऑन बोर्ड, ताकि वो अच्छे से काम में प्रोसीडिंग्स में हेल्प कर सके, लेकिन वो नहीं कर रहा है तो उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर वो पर्सन क्या है सब सेक्शन 4 के अंडर जो भी हमने पढ़ा था, राइट, उसके अंडर इल एलिजिबल है, अनएलिजिबल है, इनएलिजिबल है मेंबर की तरह, तब भी करेक्ट। तो ये हमें अभी देख लिया अच्छे से हमने। नाउ सब सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5, द प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीजेस टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। एक पर्सन, एक चाइल्ड है, कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, एक चाइल्ड है जो अभी 18 साल का नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंक्वायरी होती जा रही है तब वो 18 साल का हो गया। अब ऐसा कुछ ध्यान में रखे नहीं कि हाँ इंक्वायरी चलिए कि नहीं, वो ऑर्डर उसे रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन को माना जाएगा, और वो पर्सन का है एज अ चाइल्ड ही उसका क्या है इंक्वायरी होगी, करेक्ट। तो एज अ चाइल्ड, क्योंकि उसने जब ऑफेंस किया था तब वो क्या था, एक चाइल्ड था, इसीलिए उसका ट्रायल जो होगा वो एज कंटिन्यू टू बी अ चाइल्ड ही होगा, करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर हमारा है 6, placement of persons who committed an offense who when persons were below age of 18 years। अब obviously ये एक person है जिसने कभी offense किया था 18 years से down नीचे, तो उस person को कैसे किया जाएगा? तो obviously उसे as a child ही treat किया जाएगा, और उसे कहाँ रखा जाएगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, और बाकी जो सब सेक्शन 1 में जिसे रेफर किया जाएगा, तो प्रोसीजर जो भी जो स्पेसिफाइड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो वो देखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7 ना। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। बोर्ड के लिए किस तरीके से प्रोसीजर होगा वो चीज। सो आई हैव विजिटेड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को विजिट किया है। तो वहां पे क्या है, एडवोकेट्स की यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं होती है, दैट इज नॉट कंपल्सरी, बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, और नॉर्मली हम जैसे घर में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे केस किए जाते हैं डील, राइट। तो बच्चे को डर नहीं रखना चाहिए, द मेन पर्पज इज दिस, और वो आराम से खुल के कंफर्टेबल होके बात कर सके, यही पर्पज रहता है हमारे चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स का, करेक्ट। अब यहाँ पे क्लोज वन क्या कहता है कि जो बोर्ड है वो टाइम टू टाइम ये ऑब्जर्व करता है कि मीटिंग्स जो है प्रिस्क्राइब्ड है वो सभी प्रोसीजर्स क्या हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो, और बच्चे को परेशान नहीं करना, डराने का जो है ऐसा कुछ ना हो सके, राइट। और ये कि रेगुलर कोर्ट्स की तरह स्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हो रिजिड नहीं होते हैं। नाउ क्लोज नंबर सेकंड हमें क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में, तो उसे एज अ इंडिविजुअल मेंबर के सामने लाया जाएगा, तब नहीं लाया जाएगा जब बोर्ड सिटिंग में होगा, करेक्ट। नाउ सेक्शन क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है हमारा? सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जब बोर्ड किसी एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर में एक्ट करता है तो वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता एंड इनवैलिड बाय रीजन, और क्योंकि एब्सेंट ओनली ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर यहाँ पे क्या बताया गया है कि बोर्ड किसी मेंबर के एब्सेंस में क्या है डिसीजन नहीं दे सकता, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और नो ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड शैल बी invalid by the reason only of the absence of any member during the स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज हमें समझ आ गया। अब कहने का मतलब क्या है कि दो मेंबर्स, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग हमारे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस हो रहा है तब, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। नाउ इवेंट इन द इवेंट ऑफ एनी, अगर कोई ओपिनियन में क्या है डिफरेंस आ जाता है, तो फाइनल जो डिसीजन है डिस्पोजल बोर्ड करेगा, तो ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी क्या है प्रिवेल करेगा, सबसे ज्यादा मेजोरिटी की ही मानी जाएगी। अगर कोई ऐसी मेजोरिटी नहीं है तो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का जो डिसीजन रहेगा वो प्रिवेल करेगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई। नाउ देयर आर सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 में हमें पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड बताया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वी हैव टू मार्क इट इंपॉर्टेंट। नाउ सब 1 क्या कहता है हमारा सेक्शन, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि नॉट withstanding anything contained in any other law for the time being in force, but save as otherwise expressed provided in this act, the board constituted for any
district shall have the power to deal exclusively with all the proceedings under this act relating to children in conflict with law in the area of jurisdiction of board. मतलब कहने का मतलब है कि जो भी केसेस होंगे, जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होंगे, उस बोर्ड के जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में, तो वो एक्सक्लूसिवली जो डील है वो कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, करेक्ट। नाउ क्लोज सेकंड क्या कहता है कि ये जो बोर्ड है उसके पास सेम पावर्स हैं जैसे कि क्या है, हाई कोर्ट के पास है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के पास है, अंडर सेक्शन 19, जिसमें क्या है, अपील भी है, रिवीजन भी है, अदरवाइज भी है, ठीक है। नाउ क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बोर्ड की? तो एज अ बोर्ड क्या मतलब बच्चे के लिए बेस्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। फर्स्ट की पार्टिसिपेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड को, ये चीज देखना, पेरेंट या गार्डियन को हर स्टेप के प्रोसेस के बारे में बताना। सेकेंड इज चाइल्ड के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्टेड रखना, ये ध्यान रखना। और ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड इंक्वायरी के टाइम पे, आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन के टाइम पे पूरा चाइल्ड राइट्स का ध्यान रखना। नाउ लीगल एड प्रोवाइड करवाना बच्चे को, और थ्रू लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जैसे डीएलएसए है, राइट, वैसे हर हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहां पे आपको फ्री में एडवोकेट्स वगैरह लीगल सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। नाउ डी क्या है, यहाँ पे बोर्ड में इंटरप्रिएटर है, ट्रांसलेटर है, वो भी करे जाते हैं। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और जो उनकी पेमेंट होती है वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कोई बच्चा है वो प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या है, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर भी मंगाया जाएगा, लाया जाएगा। नाउ प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसके केस में अगर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है, सोशल वर्कर अवेलेबल नहीं है, सोशल इन्वेस्टिगेशन को अंडरटेक करना है, और विद इन 15 डेज के अंदर क्या है, सबसे पहले केस के स्टार्ट होते ही सबसे पहले सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ला के देनी पड़ेगी, ताकि क्या है, जो भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं तो उन्हें क्या है, अच्छे से बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाए कि बच्चे का क्या मतलब क्या उसका केस है, राइट। तो सोशल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। अब जो भी एलिगेड क्राइम है, कॉन्फिडेंस है, वो देखना पड़ेगा किस कॉन्सिक्वेंसेस में, सर्कमस्टांसेस में हुआ। नेक्स्ट, अब इसमें क्या एडजुडिकेट और डिस्पोज कर दिया जाएगा कुछ ऐसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के थ्रू, जो सेक्शन नंबर 14 में मेंशन है। अब क्या है, इसके बाद क्या है, कमेटी की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर चाइल्ड कोई है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंडर, तो जैसे नीड एंड प्रोटेक्शन की भी केयर है, जरूरत है, तो वो क्या है किया जाएगा। और एक बच्चे को क्या है, बोथ दोनों भी चाहिए हो सकते हैं, मे बी एक बच्चा ही है जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में भी है और उसे नीड एंड प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, तो वो काम क्या है, बोर्ड है प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट में डिस्पोज ऑफ करने के टाइम पे मैटर को, फाइनल ऑर्डर देने के टाइम पे क्या है, इंडिविजुअल केयर प्लान को भी है इंक्लूड करने हैं यहाँ पे, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन देखना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये सब चीजों को देखना पड़ता है। नॉन एनजीओ की बात करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ मैं let me just connect my charger, just a second. Okay, so okay, done. Sorry for the inconvenience. Now I'm starting again. तो यहाँ पे क्या है कि इंक्वायरी कंडक्ट करना पड़ेगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर पर्सन को, जो क्या है बच्चे की, चाइल्ड की केयर कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, CWLE इन्हें बोलते हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद क्या है, कुछ इंस्पेक्शन क्या है, विजिट्स भी होती हैं हर मंथ की रेजिडेंशियल फैसिलिटी के थ्रू, ताकि जो भी मतलब जो ऑन पेपर है और ऑन इन एक्शन भी होता रहे। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, कईयों को तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल FIR का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। नाउ जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑर्डर, पुलिस करती है, तो वो चीज क्या है, जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो वो चीज को ध्यान में रख के ही कंप्लेन वगैरह किया जाता है। अब जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है ऑफेंसेस की, जो चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन के थ्रू मतलब अगेंस्ट होती है, तो वो रिटर्न कंप्लेन क्या है, कमेटी के पास जाती है और वो देखते हैं। नाउ जो रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स भी किया जा सकता है,
जो भी एडल्ट्स के लिए बने होती है उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, ताकि अगर कोई भी चाइल्ड वहां पे है जेल में तो उसे क्या इमीडिएटली इंडिविजुअल्स को उठा के और उस बच्चे को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में डाल दिया जाए। करेक्ट। देन अगर और कोई फंक्शन है प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारे फंक्शंस क्या है हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को करने हैं। इसके साथ साथ आज का लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 9, और इसमें बताया गया है मैजिस्ट्रेट की क्या प्रोसीजर जो फॉलो करनी है और इस एक्ट के अंदर empowered नहीं है। सो लेट्स सी कि magistrate, when a magistrate not empowered to exercise the powers of board under this act is of the opinion that the person alleged to have committed the offense and brought before him as child। देखो मान लो कोई पर्सन है जो मैजिस्ट्रेट के सामने आया है और एज अ चाइल्ड उसने वैसे माना जाता है कि उसने ऑफेंस किया है, तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि विदाउट एनी डिले अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे और इमीडिएटली चाइल्ड को क्या है भेज दिया जाएगा कहाँ पे, वो प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब टू द बोर्ड फॉर हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसके पास भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उस वहां पे भेज दिया जाएगा। ना क्लोज नंबर 2 क्या कहता है, क्लोज नंबर 2 बताता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा एलिगेड है, उस पे इंतजाम लगाया है कि तुमने ये किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, ये किया है, वो किया है, तो क्या किया जाएगा उस टाइम पे उस पर्सन को एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ चाइल्ड, है ना, जैसे कम ऑफेंस उसने बचपन में किया तो उसे एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा। और इंक्वायरी करते टाइम वो सब एविडेंस वगैरह देखा जाएगा, एज का देखना पड़ेगा, है ना, पूरा रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा और नियरली उसकी एज जो है वो देखनी पड़ेगी। करेक्ट। अब इसके साथ साथ क्या है, अगर कोई क्लेम आता है कोर्ट के ऊपर कि एनी स्टेज, है ना, या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ मैटर के बाद भी कि वो बच्चा जो है वो पर्सन जो है वो बच्चा नहीं था उस दिन, या फिर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो वो चीज को क्या है हमें बोर्ड को देखना पड़ेगा। नाउ तब भी क्या है उसको कंसीडर करना पड़ेगा बोर्ड को। नाउ क्लोज नंबर 3 क्या कहता है, अगर एक पर्सन को एज ये माना जाता है कि जब उसने ऑफेंस किया था तब बच्चा था, तब क्या है बोर्ड क्या है अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगी, ऑर्डर्स लेगी और उसी तरीके से सेंटेंस पास करेगी जैसे कि कोर्ट करती है, shall have deemed to have no effect। अगर कोई को ऑर्डर पास हो चुका है, सेंटेंस पास हो गया है, तब उसे क्या है कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। नाउ क्लोज नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि इन केस एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी, अगर उसकी प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर रखना पड़ता है तो उस बच्चे का इंक्वायरी करना पड़ेगा, इंक्वायर्ड इनटू, तो उसके इंटरव्यूइंग पीरियड में क्या है उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखना पड़ेगा। इतनी सी बात है। आई होप आपको ये चीज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अच्छे से मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में अच्छे से समझ आ गया है ना। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं।